5 जुलाई यानी कल योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं और सरकार अब जनता के बीच 100 दिन की उपलब्धियों को लेकर जाने वाली है। योगी सरकार 2.0 के पहले 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 100 दिन में किए गए कामों के बारे में बताएंगे। और आज सीएम योगी के अलावा सभी मंत्री भी अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, सरकार के कामों को गिनाने वाले हैं। आपको बता दें कि लोक भवन में दोपहर 12:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। तो योगी सरकार 2.0 के 100 दिन के कार्यकाल कैसा रहा, क्या क्या काम हुए, इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद मुख्यमंत्री बताएंगे और दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इतना ही नहीं गुंजन, इसके अलावा भी तमाम जो मंत्री हैं कैबिनेट के, उन्हें भी ये निर्देश है सीएम का कि वो अलग अलग जगहों पर पहुंचे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनता के सामने सरकार की उपलब्धियों को रखें। 100 दिन का ये कार्यकाल कैसा रहा है, क्या बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं इस दौरान और इसमें कैसा काम हुआ है, जो लक्ष्य तय किया गया था 100 दिन का, उस पर सरकार कितनी खरी उतरी है, ये ब्यौरा देना होगा जनता को, क्योंकि ये जनता की सरकार है और बताना होगा जनता को कि आपने कितना काम पूरा किया है, कितने आपके काम अधूरे हैं, कितनी मुश्किलें आई और विकास की राह पर, और क्या आपके नए प्लान हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मार्च को योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली तो उन्होंने 100 दिन, 6 महीने और 5 साल का लक्ष्य तय किया। मंत्रियों और विभागों के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार की गई। अब योगी सरकार 100 दिन पूरे होने पर जनता के सामने लेखा जोखा पेश करेगी। योगी सरकार 100 दिन का हिसाब देगी। सीएम योगी लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। योगी सरकार 100 दिन की उपलब्धियां बताएगी, साथ ही अगले 6 महीनों का लक्ष्य भी जनता के सामने रखेगी। यही नहीं, यूपी सरकार के सभी मंत्री जनता के बीच जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार के 5 जुलाई को 100 दिन पूरे होंगे। सीएम योगी ने दूसरे कार्यकाल में अपने काम से अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक के पसीने छुड़ा रखे हैं। उन्होंने 100 दिनों के भीतर ऐसे कई बड़े फैसले लिए जिनकी जमकर तारीफ हुई। सीएम योगी ने फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया। गन्ना किसानों का 1,74,000 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में निवेश को बढ़ाया। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश भर में लोन मेले का आयोजन किया गया। 100 दिन के अंदर 10,000 पुलिस भर्ती के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया गया। योगी सरकार ने 100 दिन में अपराधियों और माफियाओं की 844 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त की। यही नहीं, यूपी सरकार ने 68,784 अतिक्रमण स्थल और 76,196 अवैध पार्किंग स्थलों को मुक्त करवाया, जबकि धार्मिक स्थलों से 74,700 लाउड स्पीकर हटवाए गए और 17,816 लाउड स्पीकर स्कूलों को दिए गए। योगी सरकार ने महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर और मुफ्त बस सेवा की सौगात भी दी। साथ ही 100 दिन में छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। 100 दिन के अंदर 5 नए हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए MOU साइन किए गए। दूसरी बार सरकार बनने के फौरन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और अफसरों से संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा। तो वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो या फिर रोजगार जैसे युवाओं से जुड़े मुद्दे, सभी मामलों पर सीएम योगी पूरी तरीके से संजीदा दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और वहीं चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी प्रदेश अध्यक्ष हटा दिए। इसके साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया अखिलेश ने।
पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा और दूसरे सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लोकसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव में हार के बाद ये फैसला लिया गया है। और उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश के इस एक्शन पर सबकी निगाहें हैं। माना यह जा रहा है कि विधानसभा और फिर लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश इस संगठन में पूरी तरीके से बदलाव कर देंगे। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते थे। दोनों ही जगहों पर हुई उपचुनाव में सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी की इकाइयों को भंग करने की कवायद को पार्टी को मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है। अब कितनी इससे पार्टी मजबूत होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध का फैसला किया। गाजियाबाद में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला हुआ कि अग्निपथ योजना के खिलाफ 7 से 14 अगस्त तक देशव्यापी सम्मेलन होगा। और सम्मेलन को जय जवान जय किसान सम्मेलन का नाम दिया गया, जिसमें किसान और पूर्व सैनिकों को शामिल किया जाएगा। किसान मोर्चा की बैठक दूसरा बड़ा फैसला देश भर चक्का जाम और लखीमपुर में प्रदर्शन को लेकर है। 31 जुलाई को किसान देश भर में चक्का जाम करेंगे। इसके बाद लखीमपुर में महापंचायत होगी। किसान 18 अगस्त से 3 दिन तक जिला मुख्यालय का घेराव भी करेंगे। तो देखिए, किसान मोर्चा की तरफ से ये पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है और किस तरीके से किस दिन प्रदर्शन होगा, कब महापंचायत होगी, वो तमाम ब्यौरा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अग्निपथ के खिलाफ जय जवान जय किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। 7 से 14 अगस्त तक देश भर में ये सम्मेलन चलेगा, जिसमें किसान होंगे, जवान होंगे, उनके साथ बैठकें होंगी। किसान मोर्चा के संयुक्त किसान मोर्चा महापंचायत भी करेगा। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर भी वहां पर पंचायत होने वाली है। अजय मिश्र टेनी का विरोध जाहिर किया जाएगा एक बार फिर से। और देखिए, इसके लिए पूरा प्लान सेट हो चुका है। किसान और पूर्व जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे। और चलिए, इस बीच आपको आगरा से बड़ी खबर दे दें। रितिका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। रितिका हत्याकांड से जुड़ा एक और लेटर सामने आ चुका है। रितिका ने दीपाली के खिलाफ ऑनलाइन दर्ज कराई थी शिकायत, और शिकायत में दीपाली अग्रवाल पर चोरी मारपीट का आरोप लगाया था। दीपाली पर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने का भी आरोप उसने लगाया था। ऑनलाइन शिकायत में भी रितिका ने बताया था अपनी जान का खतरा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। रितिका हत्याकांड से एक और जुड़ा हुआ अपडेट सामने आया है। दीपाली के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई थी। दरअसल आपको बता दें, रितिका हत्याकांड में कई साक्ष्य सामने आए हैं जब जांच पड़ताल की गई है। एक पर्सनल डायरी भी रितिका की मिली है, उसमें दीपाली का जिक्र भी किया गया है। जब परिवार वालों से बात की गई है तो परिवार वालों का कहना है कि दीपाली और उसका परिवार परेशान करता था। और अब ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दीपाली के खिलाफ ऑनलाइन FIR दर्ज कराई गई थी। और ऑनलाइन शिकायत में भी रितिका ने अपनी जान का खतरा बताया था। उससे शक था कि उसकी जान जा सकती है। और देखिए, ये दूसरा लेटर है। कितनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है प्रशासन की। रितिका ने दीपाली के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई थी। उसमें कई बातें उसने लिखी थी। शिकायत में दीपाली अग्रवाल पर चोरी मारपीट का उसने आरोप लगाया था। नितिन उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन, इससे बड़ी लापरवाही तो कह ही सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा लेटर है और इसमें भी उसने अपनी जान का खतरा बताया था, फिर भी संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए, बिल्कुल देखिए एक जो रितिका के डायरी का पन्ना जो वायरल हुआ है, उसमें जून 2021 का जिक्र है। उसी जून 2021 में साइबर क्राइम और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को रितिका ने एक ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज की थी, और जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताया था। दीपाली अग्रवाल का जिक्र किया था और उसने ये कहा था कि दीपाली अग्रवाल ने उसके तमाम जो न्यूड फोटो और वीडियोज हैं उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, उसको बदनाम करने का लगातार वो प्रयास कर रही है। और जिस तरीके से वो उसके फ्लैट पर आती है और उसके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप और तमाम सामान को लेकर वो चोरी करके चली गई है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की किसी तरह से। और अभी इसको भी पूरी तरह से, जब साइबर क्राइम में जब इसकी कंप्लेंट की थी 1 साल पहले, तो वो भी इसको भी अभी हाल ही में ही इसको भी क्लोज कर दिया। जैसे
मार्च महीने में जो मुकदमा उसने कोर्ट के जरिए दर्ज कराया था। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, देखिए सवाल बड़ा खड़ा होता है कि जब ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई गई तो आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ जो डायरी मिली है उसमें भी दीपिका का नाम है, तो उसको लेकर अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई सारे सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। अब बात वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद की। ज्ञानवापी विवाद पर आज से फिर से सुनवाई शुरू होने जा रही है और आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। वहीं सुनवाई को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। वहीं जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले प्रमुख पक्षकार सोहनलाल आर्य ने अयोध्या केस की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग भी की है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि सर्वे को लेकर अदालत में याचिका दाखिल करने की तैयारी है। और आपको ये भी बता दें कि वहीं आज कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अपनी दलील भी रखने वाला है और इस बार मुस्लिम पक्ष ने भी कमर कस ली है। क्या दलीलें रखी जाती हैं कोर्ट में, इस पर सबकी निगाहें हैं। बहुत अहम दिन है आज। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष दलील रखने वाला है और सुनवाई से पहले कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। दोपहर 2 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब सुनवाई शुरू होगी और सबसे बड़ा मौका मुस्लिम पक्ष के पास है क्योंकि मुस्लिम पक्ष आज दलीलें रखने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश पांडे मेरे सहयोगी वाराणसी से जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्योंकि आज का दिन अहम है, सुनवाई होने वाली है, किस तरीके से ये पूरी सुनवाई आज के दिन की चल सकती है और कैसा इंतजाम है कोर्ट परिसर के बाहर, क्योंकि पिछली बार इसको लेकर काफी विरोध किया गया था, उसके मुताबिक इस बार कैसा रहने वाला है कोर्ट परिसर के आगे पीछे की सुरक्षा व्यवस्था? पहला सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र कर दूं तो पूरे कोर्ट परिसर में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कैमरों तक को अंदर जाने की वहां पर अनुमति नहीं है। पूरे कोर्ट परिसर में सुरक्षाकर्मी हर द्वार पर तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जो वादीगण हैं और इसके साथ वादीगण के अधिवक्ता जो हैं, प्रतिवादीगण और उनके अधिवक्ता, इन सब पे अगर बात करें सबके साथ सुरक्षा का एक घेरा तैनात रहेगा और खुद वाराणसी कमिश्नरेट के कमिश्नर जो हैं वो पूरी सुरक्षा पर नज़र रखे हुए हैं। अब दूसरी बात कर दूं कि आज की सुनवाई अहम कैसे है। अहम इसलिए कि 30 मई को जब ये सुनवाई कम पर हुई थी और उस पर ब्रेक लगा था, 1 महीने का अवकाश था और 1 महीने के बाद ये हुआ था कि फिर से सुनवाई होगी, तो उस दौरान मुस्लिम पक्ष ने 35 बिंदुओं पर अपने जो तथ्य हैं वो रखे थे। हालांकि धीमे धीमे प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या मुस्लिम पक्ष आज जब प्रक्रिया को शुरू करता है तो जो 55 से ज़्यादा बिंदु हैं, क्या उन पर जो बहस होती है वो तेज होती है। क्योंकि जो हिंदू और वादी पक्ष है उसने 300 पेज से ज़्यादा के अपने 300 बिंदुओं से ज़्यादा के अपनी दलीलें तैयार की है एक गुट ने, और अगर दूसरे गुट की बात करें तो उसने भी अपनी अलग दलीलें तैयार की हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदू पक्ष की जो वादी पक्ष है उसकी दलीलें भी कहीं कम नहीं बैठेंगी। तो ऐसी स्थिति में अब अगर बात करें तो हिंदू पक्ष के एक गुट के जो अधिवक्ता हैं हरिशंकर जैन, विष्णु जैन यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इनके साथ वादियों के साथ आज उन्होंने दर्शन पूजन भी किया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो अगर दूसरी बात जितेंद्र सिंह बिसेन, तो वो भी तैयार एकदम पूरी तरह से कमर कस के हैं। अगर इधर दूसरी बात कर लें जो प्रतिवादी पक्ष है तो उनके अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने कल पूरे दिन जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद है उनके साथ विचार विमर्श किया और पूरे तथ्यों को कहीं ना कहीं एक जगह कलेक्ट किया है। तो आज का दिन इस सुनवाई के लिए अहम है। अहम इसलिए कि पिछले दिनों जो सर्वे हुआ था, सर्वे होने के साथ जो तथ्य सामने आए थे उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं। और इस बार नई चीज़ एक और है कि वादी पक्ष इस पूरे मामले में एएसआई सर्वे की मांग करने वाला है। तो अब ये देखना होगा कि ये मांग, जो कि पहले भी अगर बात करें तो विश्वेश्वर को लेकर एएसआई के राडार तकनीक से सर्वे की बात सामने आई थी और ये मामला प्रयागराज हाईकोर्ट में चल रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या श्रृंगार गौरी के भी एएसआई सर्वे की मांग की जा रही है। अगर एएसआई सर्वे की मांग की जा रही है, पक्ष की तरफ से भी दलीलें रखी जाएंगी, उस पर कोर्ट का रुख क्या होगा, थोड़ा इंतजार हम सबको करना होगा। लखनऊ से खबर है, जहां लखनऊ में रानीगंज से सपा विधायक डॉक्टर आरके वर्मा के गुलिस्ता कॉलोनी में मौजूदा सरकारी आवास में अज्ञात बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की।
बिल्कुल, बताया जा रहा है कि सपा विधायक 3 जुलाई को दोपहर 2:15 बजे के करीब जब अपने आवास पर पहुंचे तो गेट का ताला टूटा हुआ मिला। आवास के किचन में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद सपा विधायक ने गौतमपल्ली थाना प्रभारी से शिकायत कर मामले की कार्रवाई की मांग की। तो देखिए, घर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सपा विधायक के आवास में तोड़फोड़ हुई है। सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा के आवास में तोड़फोड़ हुई। वहीं अब बात मथुरा की करते हैं। मथुरा में सड़क हादसे में मजदूरों की मौत के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला है। दरअसल बाइक सवार मजदूरों को एक कार ने टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे ही हादसे की सूचना ग्रामीणों को मिली, ग्रामीणों ने आगरा दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर पुलिस के अधिकारियों ने हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। ये उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब मौत के बाद चक्का जाम कर दिया गया और हंगामा किया गया। श्रावस्ती में बाढ़ से निपटने के लिए बांध को मजबूती देने का काम शुरू कर दिया गया है। बांध कटने की जहां पर ज्यादा संभावना है, वहां बोल्डर पिचिंग का काम युद्ध स्तर पर जारी है। और पहाड़ों और नेपाल में हो रही लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर है, जिससे कि बाढ़ का खतरा बढ़ते जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैदानी इलाकों की नदियां उफान पर है, जिससे बाढ़ आने का खतरा बरकरार है। श्रावस्ती में पिछले साल राप्ती नदी ने जमकर कहर बरपाया था। सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे और ऐसे में इस साल प्रशासन राप्ती नदी पर ऐसे बांधों का मरम्मत करने में जुटा है जो पिछली बार बाढ़ आने पर टूट गए थे। राप्ती नदी पर बोल्डर पिचिंग बनाई जा रही है, जिससे नदी कटान ना करे और राप्ती नदी के किनारे के गांवों को नुकसान ना पहुंचे। सैलाब से निपटने के लिए बाढ़ कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो 24 घंटे सक्रिय मोड पर रहेगा और बाढ़ के हालातों पर नजर रखेगा। जगह जगह बाढ़ राहत चौकियों की स्थापना की गई है और लोगों के लिए 66 राहत शिविर भी बना दिए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने पशु स्थल भी बना दिए हैं। दरअसल राप्ती नदी नेपाल से निकलती है। जैसे ही इस नदी का जलस्तर बढ़ता है, वो तांडव मचा देती है और ऐसे में प्रशासन इस बार कोताही नहीं बरत रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।